आरटीपी का ऑप्शन नहीं आया क्या इसमें? एक मिनट रुको। गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो एक क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। कल जो टॉपिक पढ़ा था मैंने आपको आइडिया दिया था, जनरल ऑफर अलग होता है, इनविटेशन टू ऑफर अलग होता है। तो एक हमने डिस्कस किया था ना कि एक आरटीपी में क्वेश्चन डाला है इन्होंने लेटेस्ट, तो बताती हूँ किस तरीके से डाला है। एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। ऐसा क्वेश्चन भी बना के डाला जा सकता है इस टॉपिक पे। अभी रिसेंटली आईसीआई ने ऐड किया ये क्वेश्चन। एक मिस्टर असीम है, एक लर्नेड एडवोकेट है, कार चोरी हो गई उनकी। एक एडवर्टाइजमेंट दिया बेटा न्यूज़पेपर में कि कोई भी बताएगा ना कार के बारे में, इंफॉर्मेशन देगा, उसको 10,000 रुपये का रिवॉर्ड देंगे। मिस्टर विक्रम ने ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, कुछ एफर्ट्स किए और उनको वो चोरी की कार मिल गई। उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया मिस्टर असीम को। कार मिलने के बाद वो मना कर देते हैं कि भाई कोई भी रिवॉर्ड में नहीं दे रहा। उनका क्या कहना है कि एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर इज जस्ट एन इन्विटेशन टू मेक ऑफर। ऑफर तो होता नहीं है, तो कोई अवार्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। Hence he is not liable to make the reward. State with reason whether under Indian Contract Act Mr. Vikram can claim the reward of 10,000 or not. कर सकता है ना। यूजुअली क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट, कोटेशन, मीनू कार्ड, इनको अपन इनविटेशन टू ऑफर में लेते हैं। लेकिन इफ द एडवर्टाइजमेंट इज फॉर द रिवॉर्ड, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये जनरल ऑफर बन जाएगा और यहाँ पर क्लेम किया जा सकता है। आंसर पार्ट दिखाती हूँ तुम्हें इसका कैसे दिया है आईसीआई ने। 4th था ना बेटा, तो इसका आंसर देखो एक बार। 15 चल रहा है, पढ़ो इसको एक बार। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस तो आनी तो चाहिए। वॉइस क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म करना ऑनलाइन बच्चों। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या? कंफर्म करना। एनीवन एल्स? आ रहा है ना? तो आशीष फिर बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है तेरे साथ कुछ, है ना? चेक कर ले एक बार। हाँ भाई, समझ आया कि नहीं आया? बताओ कैसे आंसर देना है। क्या लिखा है इसमें देखो, इनविटेशन टू ऑफर अलग होता है, ऑफर अलग होता है। यूजुअली कोटेशन, मीनू कार्ड, प्राइस टैग, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, दे आर नॉट ऑफर। दीज आर मेयरली इन्विटेशन टू द पब्लिक। इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू मेकिंग एन ऑफर। पहले आएगा इन्विटेशन टू ऑफर, बाद में आएगा ऑफर। एक्सेप्टेंस ऑफ एन इन्विटेशन टू ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ चुके हैं हम ये। ओनली एन ऑफर इमर्जेस इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, बट देयर इज एन, ये अच्छे से याद करना, देयर इज एन exception to the above provision when the advertisement in newspaper is made for reward, it is general offer। याद रहेगा क्या? बताओ मुझे। तो ये आपका इनविटेशन टू ऑफर नहीं है, ये आपका जनरल ऑफर है, इनाम तो देना पड़ेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड था, रिसेंटली आईसीआई ने डाला है तो अपन ने बोला अपन कर लेते हैं, ये अपनी बुक में नहीं दिया हुआ है। यस, आप हो सके तो इसको पढ़ लो, इतना ही आंसर अपन को देना है, क्योंकि अगर अपन इसको लेंदी भी करेंगे तो नंबर तो इतने के ही हैं, है ना। 4 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन आएगा नहीं ये वाला, तो 4 मार्क्स में इतना मैटर सफिशिएंट है। बेसिकली क्या चीज़ कवर हो जानी चाहिए कि कोटेशन, मीनू कार्ड, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन टू ऑफर होते हैं, इनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। एक एक्सेप्शन है, अगर एडवर्टाइजमेंट फॉर रिवॉर्ड है तो वो इन्विटेशन टू ऑफर में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा बेटा? फिर जनरल ऑफर में, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। याद रहेगी चीज़? बताओ। चलो अब वापस आते हैं, अपन जो ले रहे थे ना, नया टॉपिक लेना है ना, स्टार्ट करना है आज। तो टाइप्स ऑफ ऑफर लेते हैं। पहले आपको एक्सप्लेन करूंगी यहाँ से, फिर वहाँ से लेंगे।
देखो अपन ने ऑफर की करेक्टरिस्टिक पूरी कर ली। लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, और उसमें बार बार आ रहा था इनविटेशन टू ऑफर अलग है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन अलग है। तो हमने इनविटेशन टू ऑफर पढ़ा कल और उसका प्रैक्टिकल करे थे ना, 2-4 क्वेश्चन कर लोगे आ गया तो इनविटेशन टू ऑफर, बताओ है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा अभी तक पूछा गया है ना, जो टॉपिक जितना तुमने पढ़ा है उसमें सबसे ज़्यादा पूछा कौन सा गया है, इनविटेशन टू ऑफर। और वही शंभू दयाल, मिस लवली, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, देखो टाइप्स ऑफ ऑफर, ये दो तो तुम्हारे पहले से ही पढ़े हुए हैं, हाउ मेड है ना। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, एक्सप्रेस इम्प्लाइड, जो वर्ड्स की फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको बोलते थे एक्सप्रेस है, और जो इम्प्लाइड है मतलब इम्प्लाइड बाय लॉ, सर्कमस्टेंसेस, बाय कंडक्ट, उसको इसमें डाल दिया। तो ये उसी का ऑफर है। तो जो ऑफर वर्ड्स की फॉर्म में दिया गया, चाहे ओरल हो या रिटन हो, एक्सप्रेस ऑफर, और जो बाय कंडक्ट आ गया वो इम्प्लाइड ऑफर। आपकी कार खड़ी है ट्रैफिक सिग्नल पर, एक बच्चा आया कार साफ करने लगा, द बॉय इज गिविंग इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है, आप रोकोगे नहीं तो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, फिर पैसे देने पड़ेंगे। कुली आया आपका सामान लेके जा रहा है, इम्प्लाइड ऑफर दे रहा है, आप उसे रोक नहीं रहे हो, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, पैसे देने पड़ेंगे। यही पढ़ा था अपन ने। अब आईसीआई क्या मानता है बेटा कि ये चीज़ तो हम बच्चों को पहले ही पढ़ा चुके हैं, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ गया ना, तो आईसीआई इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करेगा, सिर्फ चार्ट में देके छोड़ देगा। एक्सप्लेनेशन में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये वाली एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वाली, बस हेडिंग डाल के छोड़ देगा। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, ये पढ़ा था अपन ने करेक्टरिस्टिक्स में, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, याद आ रहा है। ऑफर जनरल हो सकता है, स्पेशल हो सकता है। स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफर कौन सा होता है, गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, वही पर्सन या ग्रुप का मेंबर उसको एक्सेप्ट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, पढ़ा था ना। दूसरा जनरल ऑफर कौन सा होता है, मेड टू पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक में से कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है, यही पढ़ा था। अच्छा, 2 केसेस हैं यहाँ पर, दोनों के एक लीडिंग केस है, वो करने हैं। स्पेशल ऑफर का लीडिंग केस है बोल्टन वर्सेस जॉन्स। एक बंदा था बेटा जिसका नाम था ब्रॉकल हर्स्ट, एक आदमी था जिसका नाम था ब्रॉकल हर्स्ट। अब मैंने उसको किससे डिनोट किया है, ए से, ठीक है, क्योंकि बोल्टन भी बी से लिखूं और ब्रॉकल हर्स्ट भी बी से लिखूं तो कंफ्यूजन होता है। तो एक बंदा था जिसका नाम क्या है, ब्रॉकल हर्स्ट, ए लिखा है मैंने यहाँ पे, है ना। उसने अपना पूरे का पूरा बिजनेस बेच दिया बी यानी बोल्टन को। ब्रॉकल हर्स्ट ने अपना पूरा बिजनेस बेच दिया बी यानी बोल्टन को, और एक कस्टमर है जिसका नाम है जॉन्स, ग्राहक है। अब इसने कोई ऑर्डर प्लेस कर रखा है गुड्स के लिए, जॉन्स ने कुछ ऑर्डर प्लेस कर रखा है गुड्स के लिए, और उस ऑर्डर पे नाम किसका है, ए का। अब क्योंकि बिजनेस बेटा बोल्टन को बिक चुका था, तो ये लेटर मिलेगा किसको, बोल्टन यानी बी को। बी को ये लेटर मिला तो बी ने क्या किया, उसी क्वांटिटी में उसी क्वालिटी के गुड्स जैसे कि जे ने मांगे थे, इसको क्या किए, इसने सप्लाई कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ, जॉन्स को जैसे ही पता चला कि बिजनेस अब ब्रॉकल हर्स्ट का नहीं रहा, बिजनेस किसको बिक चुका है, बोल्टन को बिक चुका है, इसने ये गुड्स रिजेक्ट करके वापस बोल्टन के पास भेज दिए। अब ऐसा उसने 2 कारणों से किया। पहला कारण तो ये था कि जो विश्वास इसे एक पुराने बंदे ब्रॉकल हर्स्ट में था वो एक नए बंदे बोल्टन में नहीं है, पहली चीज। दूसरा, इसने एडवांस पैसा दे रखा था बेटा, किसको दे रखा था, ब्रॉकल हर्स्ट को। अब ये गुड्स खरीद कर उसको क्या कराना चाहता था, एडजस्ट कराना चाहता था। एक नया बंदा ये एडजस्टमेंट नहीं करेगा, तो इसने क्या किया, गुड्स को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया। अब बी यानी बोल्टन का ये कहना है कि भाई जब ए का बिजनेस मुझे बिक चुका है तो ए के सारे कस्टमर मेरे कस्टमर हुए, और गुड्स में जब तक कोई क्वालिटी इशू नहीं है तो बोल्टन यानी कि बी मेरे गुड्स को जॉन्स यानी कि जे मेरे गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता, और उसने जॉन्स के खिलाफ केस फाइल कर दिया। केस का पूरा नाम बन गया बोल्टन वर्सेस जॉन्स। मामला गया कोर्ट में, कोर्ट ने क्या बोला, इस ऑर्डर पे नाम किसका लिखा है, ब्रॉकल हर्स्ट का, तो ये तो स्पेसिफिक ऑफर है ना, इसे सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सेप्ट कर सकता है, ब्रॉकल हर्स्ट, ठीक है ना, और कोई नहीं कर सकता। तो जॉन्स चाहे तो गुड्स को रिजेक्ट करके वापस भेज सकता है। एक बार दोबारा पढ़ के देख लो, कोई डाउट हो इस केस में तो मुझे बताओ, एक बार देख लो तुम ये वाला वापस से, है ना। किसी को दोबारा पूछना हो तो पूछ लेना। अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं क्या, यस आप लिख सकते हो। हेडिंग तो बेटा आईसीआई की लेनी है, कुछ कीवर्ड्स को मिलाकर आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो,
कुछ वर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट जिनको आपको देना चाहिए आंसर में, तो वो मैं आपको पीडीएफ में भी देती हूँ और वो आपको ऑलरेडी अंडरलाइन करवाए हुए होते हैं, वो आपको देखने होते हैं। डिसीजन में ये बोला गया कि जॉन्स जो है उसने ऑर्डर दिया था वो ब्रोकलहर्स्ट के नाम से था, तो सिर्फ ब्रोकलहर्स्ट ही उसे एक्सेप्ट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, इसलिए जॉन्स चाहे तो गुड्स को रिजेक्ट करके वापस भेज सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिसीजन एक लाइन में बोलूँ तो क्या था? स्पेसिफिक ऑफर गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ओनली दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन एक्सेप्ट इट, नो वन एल्स, उसकी जगह कोई भी दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। समझ आई बात की नहीं आई बताओ? ठीक है। इसके बाद में सेकंड देखो, एक केस तुम्हें बताऊंगी इसका जनरल ऑफर का। गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, कोई भी पब्लिक में से जो उसकी कंडीशंस को पूरा कर दे, क्या माना जाएगा? उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, एक केस पढ़ने जा रहे हैं। देखो हुआ क्या था इस केस में, वो देखो एक बार। इन नाम से वैसे पता चल रहा होगा, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, नाम से तो क्या पता चलेगा बता देती हूँ, फार्माक्यूटिकल कंपनी है, दवाइयों की कंपनी है। इसने क्या किया? एक मेडिसिन बनाई, प्रिवेंटिव मेडिसिन, और दावा कर दिया। क्या दावा किया? कोई भी हमारी इस दवाई को लेगा उसे ज़िंदगी में कभी भी इन्फ्लुएंजा की बीमारी नहीं होगी। इन्फ्लुएंजा मतलब होता है सर्दी जुकाम, नॉर्मल होता है ना जो सर्दी जुकाम, वो वायरल, हाँ उसकी बात की इसने। ठीक है। अब लोगों का कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए एक खाता खुला दिया अलायंस बैंक में। एक बैंक था अलायंस बैंक, उसके अंदर एक अकाउंट खुला दिया और उसमें क्या किया? कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है। और क्या बोला? हमारी दवाई लेने के बाद भी अगर किसी को इन्फ्लुएंजा की बीमारी हो गई तो हमारी कंपनी क्या करेगी? मुआवजा देगी। ठीक है। मिसेस कार्लिल ने कंपनी के निर्देशानुसार दवाई ली, फिर भी उसको ये बीमारी हो गई। अब उसने कंपनी को बोला भाई मुआवजा दो, तो वो क्या बोलती है कंपनी बोलती है कि भाई हमने तुम्हें अलग से कोई ऑफ़र नहीं दिया है, तो हमें कोई भी मुआवजा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस लेडी को गुस्सा आया, ये चली गई कोर्ट में। केस का नाम पड़ गया कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कोर्ट ने क्या कहा? ये तो तुम्हारा जनरल ऑफर है, गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, कोई भी जो इसकी कंडीशन को पूरा कर दे क्या मानेंगे? उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। कार्लिल ने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन ली है, इसका मतलब उसने इसे एक्सेप्ट किया है, आपको उसे मुआवजा देना पड़ेगा। समझ आई बात कि नहीं आई बताओ? एक बार देख लो, फिर भी दोबारा पूछना हो तो बताना मुझे। If an contract company's name was written, then if on contract company's name was written, किससे रिलेटेड बात चल रही है? आप लिंक कर पा रहे हो? अच्छा, इस वाले की बात करेगा, बोल्टन जोन्स वाले की। अगर कंपनी के नाम से होता तब तो बोल्टन जो है केस फाइल कर जाता और जीत भी जाता, क्योंकि कंपनी तो उसे बिक गई। यहाँ तो क्या है ना, पर्टिकुलर नाम से दिया हुआ था तो वही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है, ये बात थी, है ना? समझ आ गई क्या दोनों बातें? बोल्टन जॉन समझ में आ गया, कार्लिल वाला समझ में आ गया, तो ये दो हमने इसके ले लिए। अब बच्ची अदर्स की कैटेगरी। 3 टाइप आएंगे अदर्स में। पहला क्या आ रहा है? क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर, इसका ये भी बताऊंगी कि इसका नाम क्यों पड़ा क्रॉस ऑफर, ये भी बताएंगे। क्रॉस ऑफर क्या होते हैं? आइडेंटिकल ऑफर गिवन इन इग्नोरेंस। एक जैसे ऑफर हैं, आइडेंटिकल मतलब होता है सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर ऑफर है लेकिन एक दूसरे को ऑफर की जानकारी नहीं है। आइडेंटिकल ऑफर और सिमिलर ऑफर गिवन इन इग्नोरेंस, विदाउट नॉलेज, वो आते हैं आपके क्रॉस ऑफर में। आइडेंटिकल ऑफर गिवन इन इग्नोरेंस आर नोन एज क्रॉस ऑफर। सपोज करो ए ने बी को एक लेटर लिखा, उस लेटर में लिखा कि क्या तुम मेरी बुक 100 रुपये में खरीद लोगे। लेटर डाल दिया बेटा पोस्ट में। बी को भी पता है ए के पास बुक है, वो भी खरीदने का इच्छुक है। बी ने भी एक लेटर लिखा ए को, क्या लिखा उसमें? क्या तुम अपनी बुक मुझे 100 रुपये में बेच दोगे। वो खरीदने के लिए बोल रहा था, ये इधर ये बेचने के लिए बात चल रही है। दोनों तरफ से ऑफर सिमिलर है, सेम बुक की बात चल रही है, अमाउंट भी सेम है। एक बंदा बेचना चाहता है और एक बंदा खरीदना चाहता है, लेकिन ए को पता नहीं है कि बी खरीदना चाहता है, बी को पता नहीं है कि ए बेचना चाहता है। क्रॉस ऑफर है ये। आइडेंटिकल ऑफर है, बिल्कुल सिमिलर ऑफर है,
सेम बुक की बात हो रही है, प्राइस भी सेम है। एक बंदा बेचना चाह रहा है और एक बंदा खरीदना चाह रहा है, लेकिन ए को पता नहीं कि बी खरीदना चाहता है और बी को पता नहीं कि ए बेचना चाहता है। विदाउट नॉलेज है, इन इग्नोरेंस है, क्या कहा जाएगा? क्रॉस ऑफर। अच्छा, मैंने बोला था मैं बताऊंगी कि नाम क्यों पड़ा क्रॉस ऑफर। इधर से लेटर ए ने डाला पोस्ट में कि भाई क्या मेरी बुक तुम 100 रुपये में खरीद लोगे। इधर से बी ने डाला लेटर पोस्ट में, क्या तुम अपनी बुक मुझे 100 रुपये में बेच दोगे। ठीक है, ये दोनों लेटर पोस्ट में क्रॉस होते हैं, एक दूसरे को जानकारी तो है ही नहीं ना, ये दोनों लेटर पोस्ट में क्रॉस होते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया क्रॉस ऑफर। अब सोच के बताओ कि क्या क्रॉस ऑफर में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? बाद में बनेगा, ऐसा दिमाग में आ रहा है क्या? तो बाद में जब बनेगा तब वो विद नॉलेज नहीं हो जाएगा क्या? ये सोचो, मैंने क्या बोला, जब तक विदाउट नॉलेज है तब तक क्रॉस ऑफर है, जब तक विदाउट नॉलेज है तब तक क्रॉस ऑफर है। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? दोनों साइड से देखो बेटा ऑफर आ रहे हैं, एक्सेप्टेंस कहीं भी नहीं है। एक साइड से बेचने का ऑफर आ रहा है, एक साइड से खरीदने का ऑफर आ रहा है, लेकिन दोनों साइड में एक्सेप्टेंस कहीं भी नहीं है। तो नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ क्रॉस ऑफर। समझ आया क्या क्रॉस ऑफर? बताओ मुझे। अब दूसरा आ गया तुम्हारा काउंटर ऑफर। अच्छा, काउंटर ऑफर वर्ड जरूर सुना होगा आपने, एक्चुअली आजकल शार्क टैंक काफ़ी प्रेवलेंट है तो उसमें देखा होगा आपने। काउंटर ऑफर देना चाहते हैं, मतलब क्या होता है? ओरिजिनल ऑफर की टर्म्स में चेंजेस कर दो, ओरिजिनल ऑफर की टर्म्स में चेंजेस कर दो तो उसको क्या बोलते हैं? काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में दो चीज़ें हो सकती है, या तो ओरिजिनल ऑफर की टर्म्स में चेंजेस कर दो, चेंजेस कर दो, मॉडिफिकेशन कर दो, वेरिएशन कर दो, अल्ट्रेशन कर दो, सिनोनिम्स यूज किए मैंने। ठीक है, इफ देयर इज एनी वेरिएशन, चेंज, अल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर देन इट बिकम्स काउंटर ऑफर। दूसरा क्या बोलूंगी मैं? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे दो। क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? कंडीशनल। क्वालिफाइड वर्ड का मतलब क्या है? कंडीशनल। देखो बेटा, ऑफर में तो कंडीशन हो सकती है बट एक्सेप्टेंस में नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस में कंडीशन लगाते ही क्या बन जाता है? ये तुम्हारा काउंटर ऑफर। एक्सेप्टेंस में शर्त नहीं हो सकती। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस देते हैं तो काउंटर ऑफर बन जाता है। एग्जाम्पल से देखो, मैंने आपसे बोला आप मेरी कार खरीद लोगे क्या 10 लाख में? आपने ये बोला मुझसे कि मैम हम तो 8 लाख में खरीदने को तैयार हैं। आपने मेरे ओरिजिनल ऑफर की टर्म्स में चेंजेस कर दिए, वेरिएशन कर दिए, क्या बन गया? ये काउंटर ऑफर। क्या बन गया? ये काउंटर ऑफर। दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ, देखो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का। इस बार मैंने आपसे सेम स्टेटमेंट बोला कि क्या आप मेरी कार खरीद लोगे 10 लाख में? आपने बोला हाँ हम खरीदने को तैयार हैं, लेकिन आपको भी हमारी मोटरसाइकिल 2 लाख में खरीदनी पड़ेगी। शर्त लगा दी। शर्त लगाते ही क्या बन गया? काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर जो है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कभी भी, आपका काउंटर ऑफर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। अब आप बोलोगे मैम कि उसने बोला, आपने बोला 10 लाख में खरीद लो, उसने बोला 8 लाख में खरीदने को तैयार हूँ, आप रेडी हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट तो बनना चाहिए। पार्टीज बदल गई, पार्टीज बदल गई। कैसे बदली? देखो, मैंने आपको ऑफर दिया कि आप मेरी कार 10 लाख में खरीद लो, मैं ऑफरर हूँ, आप ऑफरी हो। ठीक है, आपने कहा आप 10 लाख में खरीदने को तैयार नहीं हो, आप तो 8 लाख में खरीदने को तैयार हूँ। जैसे भी आपने 8 लाख की चीज़ बोली, आपने मेरे 10 लाख के ऑफर को तो रिजेक्ट कर दिया, अपना ही नया ऑफर दिया है। अब ये 8 लाख का ऑफर आपका है, आप ऑफरर हो, मैं ऑफरी हूँ। अब मेरी इच्छा है मैं मानूँ या ना मानूँ। हाँ तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सेपरेट बना ना, पार्टीज बदल गई ना, पहले मैं ऑफरर थी, अलग कॉन्ट्रैक्ट बना। यस, नेगोशिएशन ही तो है, नेगोशिएट ही तो कर रहा है, बार्गेनिंग ही तो कर रहा है। हाँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड थोड़ी ना है। काउंटर ऑफर में क्या बोला? कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। क्रॉस ऑफर में भी क्या बोला? कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। बस ये टाइप्स दिए हुए हैं अपने, इसके टाइप्स पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट के, इलीगल भी तो पढ़ाया था। होता थोड़ी ना रियलिटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या इलीगल? बताओ, नहीं हो सकता, वो टाइप्स है बेटा। ये समझ आया क्या? बताओ काउंटर ऑफर। अच्छा, ए ने बी से बोला कि मेरी सारी बुक्स खरीद लोगे क्या इतने रुपए में? बी ने बोला हाँ खरीद लूंगा, लेकिन तू 10% डिस्काउंट दे दे। कौन सा ऑफर है? काउंटर ऑफर, कंडीशनल एक्सेप्टेंस है।
कंडीशनल एक्सेप्टेंस है। अगर कहीं भी वर्ड यूज होता है ना प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड वर्ड यूज होता है ना, प्रोवाइडेड एक कर दो फिर कर देंगे, तो इसका मतलब कंडीशन लगा रहे हैं। यस आई एम रेडी टू बाय इट प्रोवाइडेड यू ऑल्सो परचेज माई मोटरसाइकिल। प्रोवाइडेड वर्ड लगाते ही क्या है, एक्सेप्शन है, कंडीशन लगा रहे हो आप, इसका मतलब। ये स्टैंडिंग ऑफर आ रहा है, स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर या कंटिन्यूअस ऑफर भी बोला जाता है। स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर या कंटिन्यूअस ऑफर। ऑफर ओपन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक खुले रहने वाले ऑफर को स्टैंडिंग ऑफर कहा जाता है। लंबे समय तक स्टैंड करेगा इसलिए नाम पड़ गया स्टैंडिंग ऑफर। लंबे समय तक ओपन रहेगा नाम पड़ गया ओपन ऑफर। लंबे समय तक कंटिन्यू करेगा तो नाम पड़ गया कंटिन्यूअस ऑफर। एग्जाम्पल टेंडर, आपको दिया था क्या मैंने एग्जाम्पल, ये वाला गवर्नमेंट अथॉरिटीज को गुड्स चाहिए, टेंडर इनवाइट करते हैं ना। तो टेंडर जो होता है वो लंबे समय के लिए होता है। सपोज करो 5 साल का टेंडर मिल गया, तब 5 साल तक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कभी भी उन गुड्स की रिक्वायरमेंट हुई, वही कंपनी या वही बंदा सप्लाई करेगा जिसे टेंडर मिला था। ठीक है, तो टेंडर कैसा एग्जाम्पल है आपका, स्टैंडिंग ऑफर का। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। कौन सा रिपीट करने को बोला है कुशाग्र, लिख के भेजना पड़ेगा बेटा। क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, किसकी बात चल रही है बताना एक बार। चलो एक बार दोबारा देख लो, मैं फटाफट बताती हूँ आपको। आपने टाइप्स ऑफ ऑफर की हेडिंग पढ़ी, टाइप्स ऑफ ऑफर में 2 तो एक्सप्रेस इम्प्लाइड ही थे, उनको तो छोड़ दो। फिर आया तुम्हारा कौन सा, जनरल और स्पेशल। स्पेशल में बोला पर्टिकुलर पर्सन को दिया है वही उसे एक्सेप्ट कर सकता है, बोल्टन वर्सेस जॉन्स। जनरल पे आ गए, गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, एनीवन फ्रॉम पब्लिक, जो भी कंडीशन को पूरा कर दे क्या मानेंगे, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, जनरल ऑफर हो गया आपका ये वाला। केस का नाम था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अदर्स में क्रॉस ऑफर पूछा था ना, चलो अब देखो क्रॉस ऑफर क्या होता है। आइडेंटिकल ऑफर गिवन इन इग्नोरेंस, बिल्कुल सिमिलर ऑफर है लेकिन एक दूसरे के ऑफर की जानकारी नहीं है, तो क्रॉस ऑफर में जाएगा। ए ने बी को बोला बुक खरीद लो 100 में, लेटर पोस्ट में डाल दिया। बी ने बोला ए को कि ये बुक मुझे भेज दो 100 रुपये में, लेटर पोस्ट में डाल दिया। ए को पता नहीं कि बी खरीदना चाहता है, बी को नहीं पता कि ए बेचना चाहता है, क्रॉस ऑफर बोला जाएगा। कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दोनों साइड से ऑफर आ रहे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है। वंस ऑफर कैन नॉट बी सेट टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर। यहाँ समझ में आ गई चीज। काउंटर ऑफर 2 चीजें, चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ओरिजिनल ऑफर, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस में शर्त लगा दी। ठीक है, इन केस ऑफ काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर लैप्स, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट आया तुम्हारा स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक खुला रहता है, फॉर एग्जाम्पल टेंडर। समझ आ गई क्या चीज यहाँ तक? आईसीआई से करा दूं? हाँ बन गया ना, टेंडर एक्सेप्ट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है। देखो जब तक टेंडर नोटिस आया न्यूज़पेपर में पहले तो दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। हर बंदा टेंडर नोटिस के अकॉर्डिंग टेंडर भर के नहीं भेजेगा। इंटरेस्टेड पर्सन ने टेंडर भर के भेजा, किसके पास भेजा? गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास। दे आर मेकिंग ऑफर, और गवर्नमेंट को जिसका टेंडर सबसे सही लगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी, एक्सेप्टेंस बाय गवर्नमेंट। अब ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो इस तरीके से था। चलो अब इसको एक बार बुक से कर लेते हैं। ये टाइप्स बीच में थे ना, अपन ने छोड़े थे ना, इसेंशियल से पहले थे। हाँ इसेंशियल से पहले थे। ये देखो चार्ट देखो इन्होंने कैसे दिया है। इन्होंने चार्ट में दिया काइंड्स ऑफ ऑफर। सबसे पहले हाउ मेड, एक्सप्रेस इम्प्लाइड, पर इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा। जो बाई वर्ड्स है वो एक्सप्रेस में गए, जो बाई कंडक्ट है वो इम्प्लाइड में गए। टू हुम मेड, जनरल और स्पेशल। उसके बाद में अदर्स की ये कैटेगरी आ गई। देखो जनरल, स्पेशल, काउंटर, क्रॉस, स्टैंडिंग, इन 5 को ये डिस्क्राइब करेगा, एक्सप्रेस इम्प्लाइड को डिस्क्राइब नहीं करेगा। सबसे पहले आ गया तुम्हारा जनरल ऑफर। आप सिर्फ नाम डाला ना ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। जब आईसीआई ने नहीं दिया एक्सप्रेस में दिख लेना बाई वर्ड्स, इम्प्लाइड में दे देना बाई कंडक्ट। क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को अगर टाइप्स ऑफ ऑफर एक साथ सारे पूछ लिए और क्वेश्चन 5 मार्क्स का ही आ रहा है तो हम एक्सप्रेस इम्प्लाइड नाम डाल के बाई वर्ड बाई कंडक्ट डाल के छोड़ देंगे। इन 5 को बताएंगे, क्यों? क्योंकि आईसीआई ने इन्हीं 5 को डिस्क्राइब कर रखा है। आगे क्या दिया है देखो बेटा, जनरल ऑफर। एक बार देखो, ऑफर मेड टू, अंडरलाइन करो, पब्लिक एट लार्ज।
कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है जो भी कंडीशंस को परफॉर्म कर दे, ये माना जाएगा उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। इतना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेना केस लॉ का नाम और इसकी एक बार रीडिंग लगा लो। मैंने समझाया था सेम है या नहीं है मुझे बता देना। बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ नाम लिखना है, आपको सिर्फ नाम लिखना है। एक लाइन में डिसीजन, डिसीजन क्या है? जनरल ऑफर गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, एनीवन फ्रॉम पब्लिक कैन एक्सेप्ट इट, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। केस के फैक्ट तो खुद ही क्वेश्चन में लिख के आते हैं, केस स्टडी बन के आया तो आपको तो डिसीजन याद होना चाहिए कि कंपेंसेशन देना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ये तो बुक वाला तो देगा सब में, पर आपको याद नहीं, आपको सिर्फ नाम याद करना है। और नाम भी किस में करना है? फर्स्ट यूनिट में ही है केसेस ज़्यादातर, बाकी सारी यूनिट्स में एक दो आएंगे। फर्स्ट यूनिट में भरे पड़े हैं तो 10-12 एक केसेस हैं, तो वो टोटल लास्ट में एक समरी बना लेंगे कि किस केस में क्या डिसीजन आया था, एक एक लाइन में लिखेंगे बस। ये पढ़ लिया क्या बताओ मुझे? सेम है, चलो आगे चल सकते हैं। स्पेशल ऑफर देखो, अंडरलाइन करो इसमें, ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक और असर्टेन पर्सन, तो उसे स्पेसिफिक ऑफर करते हैं, कहते हैं एंड कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट पर्सन। जिसको ऑफर दिया है वही उसे एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसको क्या बोला जाएगा? स्पेसिफिक ऑफर। ए ने ऑफर दिया है बी को, तो ये कैसा हो गया? स्पेसिफिक ऑफर, सिर्फ बी ही इसे एक्सेप्ट कर सकता है। अब आप बोलोगे मैम बोल्टन जॉन का केस का नाम आया, मैटर नहीं आया ना? मैटर इसने दे रखा है एक्सेप्टेंस में, तो आप पढ़ लो एक बार, मैं करा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे आया है, आगे भी पढ़ना तो है ही। एक्सेप्टेंस के रूल्स आ रहे होंगे ना, वहाँ पर आएगा ये रहा। अब यहाँ पे पढ़ो, इसको पेज नंबर देख लेना 1.19, बोल्टन जॉन्स के केस के आगे लिख लेना 1.19 पे डिस्क्राइब्ड है, पढ़ के देखो एक बार। रटना नहीं है, सिर्फ रीडिंग लगानी है। बोल्टन ने पूरे का पूरा बिजनेस ब्रोकलहर्स्ट का खरीद लिया। जॉन जो क्या है, वो ब्रोकलहर्स्ट का एक क्रेडिटर है, उसने ऑर्डर प्लेस किया था ब्रोकलहर्स्ट के पास फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। बोल्टन ने गुड्स सप्लाई कर दिए इवन दो ऑर्डर वाज नॉट इन हिज नेम। ऑर्डर किसके नाम से था? ब्रोकलहर्स्ट के नाम से था। जॉन रिफ्यूज टू पे, जॉन ने क्या कहा? पैसे नहीं दूंगा भाई बोल्टन फॉर द गुड्स, बिकॉज बाय एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद ब्रोकलहर्स्ट ही इंटेंडेड टू सेट ऑफ हिज डेब्ट अगेंस्ट द ब्रोकलहर्स्ट। उसने कुछ एडवांस पैसे दे रखे थे ब्रोकलहर्स्ट को, एडजस्ट कराना चाहता था। अब ये बंदा एडजस्ट करेगा नहीं, तो अब ये वापस कर रहा है। हेल्ड एज ऑफर वाज नॉट मेड टू बोल्टन, देयरफॉर देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोल्टन एंड जॉन्स। डिसीजन में यही लिखा हुआ है, देखो ऊपर दिया हुआ है, इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। तो यही हमने पढ़ा था स्पेसिफिक ऑफर में। समझ आई बात की नहीं आई बताओ? अब वापस जाते हैं वहीं पे। जनरल ऑफर हो गया अपना, स्पेशल ऑफर हो गया, अब क्रॉस ऑफर पढ़ते हैं। When two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offer, then it is known as cross offer. कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं, दोनों साइड से ऑफर आ रहे हैं। वंस ऑफर कैन नॉट बी सेड टू बी एक्सेप्टेड बाय द अदर in such a case because offer made by a person cannot be constituted as acceptance of the others offer. ठीक है, समझ आ गई बात? एग्जाम्पल पढ़ के देख लो। ए ने बी को ऑफर दिया, कार बेच रहा है अपनी 2 लाख में। बी विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रपोजल, बी को इसकी कोई जानकारी नहीं है, उसने भी ऑफर दिया है 2 लाख में कार को खरीदने का। सेम कार की बात चल रही है, प्राइस भी सेम है, पार्टीज भी सेम है, लेकिन दोनों को इसकी जानकारी नहीं है। इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस एज बी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्रपोजल। इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस ऑफर या क्रॉस प्रपोजल। एंड व्हेन द 2 पर्सन मेक द ऑफर टू ईच अदर इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ इतना करना, नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। काउंटर ऑफर के बारे में देखो, 2 चीजें ही करनी है। क्या करनी है? एक तो है तुम्हारा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस और दूसरा क्या है? वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर।
काउंटर ऑफर में क्या होता है, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है। मैंने आपको कहा 10 लाख में मेरी कार खरीद लो, आपने कहा 8 लाख में खरीदने को तैयार हो, तो आपने मेरे 10 लाख के ऑफर को तो बेटा रिजेक्ट कर दिया ना, अपना ही नया ऑफर दिया है 8 लाख का। तो इन केस ऑफ काउंटर ऑफर, रिजेक्शन ऑफ दी ओरिजिनल ऑफर, ऑल्सो नोन एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक्सेप्टेंस में क्या लगाई थी, शर्त लगाई थी। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का एग्जाम्पल, ए ने बी से बोला कार खरीद लो 10 लाख में, वो कहता है हाँ खरीद लूंगा, पर शर्त लगा दी। क्या शर्त लगाई, तुम्हें भी मेरी मोटरसाइकिल 2 लाख में खरीदनी पड़ेगी। शर्त लगाते ही क्या बन गया तुम्हारा, काउंटर ऑफर। वो भी अभी भी एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, बुक्स खरीद लो इतने रुपए में, बोले हाँ खरीद लूंगा, लेकिन तुम्हें 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा। शर्त लगाते ही किस में जाएगा, काउंटर में। समझ आई बात की नहीं है, बताओ कोई क्वेरी है क्या किसी की इससे रिलेटेड। अब देखो यहाँ पर वही एग्जाम्पल है जो अपन ने लिया था, तो मैं इसको अभी नहीं कर रही रीड आउट, स्टैंडिंग पढ़ लो एक बार। किस केस में, काउंटर ऑफर में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं ना, काउंटर ऑफर में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। अगर बाद में एक्सेप्ट हो गया तो पार्टीज बदल जाएंगी। जैसे मेरे और तेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने पहले ऑफर दिया 10 लाख का, तुमने मना कर दिया और तुमने कहा आप 8 लाख में खरीदोगे, ठीक है। अब क्या हुआ, इस बार 8 लाख का ऑफर आपका है, आप हो गए ऑफरर, मैं हो गई ऑफरी। अब मेरी इच्छा है मैं मानूं या ना मानूं। मीनवाइल सपोज करो मुझे कोई 1.5 लाख में कस्टमर मिल गया, तो मैं आपको मना करूंगी ना। बात समझ में आ रही कि नहीं। मेरे को अगर आपसे ज़्यादा प्राइस में कोई मिल गया तो मैं मना कर दूंगी आपको। अब मेरी चॉइस पे हो गया, आप ऑफरर हो मैं ऑफरी हूँ, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, ये निगोशिएशन के थ्रू बन रहा है अपने आप से। स्टैंडिंग ऑफर में क्या अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करना है एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल सिर्फ क्या ले लेना, टेंडर। आ गई क्या बात समझ में, बताओ मुझे बच्चों। टाइप्स ऑफ ऑफर क्लियर है, क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, लेकिन आप रीडिंग ज़रूर लगा के जाना, क्योंकि कभी भी आईसीआई क्या होता है, किसी भी टॉपिक को प्रेफरेंस देके क्वेश्चन बना सकता है, तो अपन छोड़ के नहीं जा सकते आईसीआई। वैलिड ऑफर के इसेंशियल्स हम ले चुके हैं, तो अब अपन आ जाएंगे, अपना पार्ट आ जाएगा एक्सेप्टेंस वाला। इनविटेशन टू ऑफर हो चुका है हमारा, सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा एक्सेप्टेंस। नहीं, थ्योरी भी आ सकते बेटा। थ्योरी में तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, डायरेक्ट पूछ लिया। डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक के टॉपिक में क्या क्या बने हैं आपके देख लो। व्हाट इज ऑफर, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, 11 पॉइंट्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑफर, पूछ सकता है, पूछने को क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, ऐसे डायरेक्ट बनाए जा सकते हैं। और केस स्टडी जैसे शंभू दयाल वाली पढ़ी थी, मिस लवली वाली पढ़ी थी, और आगे काफ़ी सारी आएंगी। अभी तक के टॉपिक में लिमिटेड केस स्टडी कवर हुई है। एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 2B। 2A में ऑफर था, 2B में एक्सेप्टेंस है। जिस बंदे को ऑफर दिया है वो हाँ भर दे तो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है। ए ने बी को ऑफर दिया, बी ने हाँ भर दी, तो ए का ऑफर एक्सेप्ट हो गया। When the person to whom offer is given gives his assent, consent, then offer is said to be accepted. और ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद प्रॉमिस बना देता है। पढ़ के देखो, when a person to whom proposal is given gives his, signifies his consent, then proposal is said to be accepted. और एक्सेप्ट होने के बाद ये क्या बना देगा बेटा, प्रॉमिस बना देगा। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस पढ़ा था तुमने, पढ़ा था ना। तो ये तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जिस बंदे को ऑफर दिया है हाँ भर दे तो ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा। एक स्टेटमेंट आ रहा है, बहुत सॉलिड वाला स्टेटमेंट दिया। एक बंदा था विलियम एंसन, उसने एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया, एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर व्हाट अ लाइटेंड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए ठीक उसी प्रकार है जैसे बारूद के ढेर के लिए जलती हुई माचिस की तीली। सुन रखा था क्या स्टेटमेंट, पहले नहीं सुना हुआ? क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे आरबीएससी में पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में था, शायद ऐसा कुछ नहीं। चलो, ये स्टेटमेंट क्या दिया है इसने, एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए ठीक वैसे ही है जैसे अ लाइटेंड मैच स्टिक, जलती हुई माचिस की तीली, टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर, गन पाउडर विस्फोट, क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजिव, बारूद। ठीक है,
तो अब इसने ये स्टेटमेंट जो बनाया, इसने एक्सप्लेन किया, वही बता रही हूँ कहना क्या चाह रही है। इसका ये कहना था कि जैसे ही ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलती है क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है ना, वैसे ही जब जलती हुई माचिस की तीली बारूद के ढेर के संपर्क में आएगी तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर कर रहा है ये कि एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए ठीक उसी प्रकार है जैसे बारूद के ढेर के लिए जलती हुई माचिस की तीली। दूसरा इसने क्या बोला, अगर एक्सेप्टेंस को ऑफर तक पहुंचने के रास्ते में रोक दो तो कोई एग्रीमेंट नहीं बनेगा ना। वैसे ही अगर जलती हुई माचिस की तीली को बारूद के ढेर के कांटेक्ट में आने से रोक दिया, देयर विल बी नो एक्सप्लोजन। तो इसने एक स्टेटमेंट बना दिया। क्या स्टेटमेंट बना दिया, एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर व्हाट आर लाइटेंड मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। ये रूल यहाँ तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, जब अपन कम्युनिकेशन पढ़ेंगे ना, इसका प्रैक्टिकल आता है उस टॉपिक पे, इसी यूनिट का टॉपिक है, कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो ये रूल हमारे काम आएगा। अभी तो सिंपल सा रूल है। सिंपल सा रूल क्या कहता है, एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए ठीक उसी प्रकार है जैसे बारूद के ढेर के लिए जलती हुई माचिस की तीली। एग्रीमेंट और प्रॉमिस एक नहीं होता है। ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसके बाद में, एक्सेप्ट होने के बाद में ऑफर प्रॉमिस बनाता है, लेकिन अगर उसी प्रॉमिस के लिए कंसीडरेशन दी गई है तो वो एग्रीमेंट बनाता है। आप ये डेफिनेशन याद करो 2E की, प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना, कंसीडरेशन भी होनी चाहिए। ये तक समझ में आया यहाँ तक। अब आ रहा है लीगल रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। पहला तो आपको आता है, मैं सिर्फ पूछूंगी आप बता दोगे मुझे। अच्छा देखो, स्पेसिफिक ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है, वही पर्टिकुलर पर्सन, है ना। और जनरल ऑफर कौन कर सकता है, एनीवन फ्रॉम द पब्लिक, जो उसकी कंडीशन को पूरा कर दे। तो पहला पॉइंट यही है, हु कैन एक्सेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर करना है बस। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। किसकी बात करी, स्पेसिफिक ऑफर की। और अगर जनरल ऑफर है तो एनीवन फ्रॉम द पब्लिक, जो भी उसकी कंडीशंस को पूरा कर दे। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो हो गई हमारी। अब सेकंड पे आ गए, एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इस जिस पॉइंट के आगे स्टार लगा है ना, इसका मतलब ये अलग से भी 2 या 3 नंबर का शॉर्ट नोट आया हुआ है या आ सकता है, ये आया हुआ है। एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट। देखो, एक ऑफर मुझे दिया गया, या तो मैं उसे कंप्लीटली एक्सेप्ट कर सकती हूँ या मैं उसे कंप्लीटली रिजेक्ट कर सकती हूँ। पार्शियल एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। ऐसा नहीं है कि मैं राइट्स तो एक्सेप्ट कर दूं और लाइबिलिटी के लिए मना कर दूं। तो एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल होनी चाहिए। अगर मैंने उसमें कंडीशन लगा दी एक्सेप्टेंस में तो काउंटर ऑफर बन जाएगा ना, और काउंटर ऑफर अभी पढ़ के आए हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। समझ आ रही है बात। तो क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। लेकिन कई बार होता है बेटा कि कंडीशन बहुत अच्छे के लिए लगाई गई है तो वो वैलिड बन जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं 1-2, है ना। ए ने बी से बोला मेरा घर खरीद लोगे क्या 10 लाख में। बी ने बोला येस आई एम रेडी टू बाय इट प्रोवाइडेड माई लॉयर चेक्स योर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ए ने बी से बोला मेरा घर खरीद लो 10 लाख में। बी ने बोला हाँ खरीदने को तैयार हूँ, बशर्ते मेरा वकील चेक कर ले कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल यानी ओनरशिप के कागज प्रॉपर है या नहीं है। तो ये तो अच्छे के लिए है ना, प्राइस थोड़ी ना कम ज़्यादा करा रहा है। तो दिस इज फॉर गुड रीजन, इसे अनकंडीशनल माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड। बात समझ में आई। ए ने बी से बोला मेरी कार खरीद लो, सेकेंड हैंड कार है, ठीक है। बी कहता है हाँ खरीदने को तैयार हूँ, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एवरीवन वांट्स गुड टाइटल। सब लोग चाहते हैं कि बाद में कोई लफड़ा ना हो, तो हर चीज़ पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये एक्सपेक्टिंग अ गुड टाइटल इज नॉट अ फॉल्ट। हर कोई अच्छी टाइटल चाहता है तो इसे अनकंडीशनल में ही कवर किया जाएगा। समझ आ गई क्या बात, बताओ। तीसरा पॉइंट आ रहा है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी है। भाई देखो, जब तक अपन बताएंगे नहीं दूसरे को कैसे पता चलेगा कि अपन को एक्सेप्ट है। ऑफर में भी पढ़ा था ना, ऑफर का कम्युनिकेशन जरूरी है। लालमन शुक्ला गौरी दत्त केस पढ़ा था,
ठीक है, तो वैसे ही एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन जरूरी है। आप बताओगे नहीं तब तक दूसरे को कैसे पता चलेगा कि आपको एक्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती है। कंडीशनल लगाते ही क्या है, काउंटर ऑफर बन गया। बिना जानकारी के एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो वो भी वैलिड नहीं है, क्रॉस ऑफर बन के चला जाएगा। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी है और क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर में वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती। ये चीज इस पॉइंट में बताई गई है। कुछ केसेस आ रहे हैं वो देखो एक बार। ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, लीडिंग नहीं है, नाम से याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार मैटर का आइडिया होना चाहिए इन केस आ जाए तो। एक रेलवे कंपनी है बेटा जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। एक है मिस्टर ब्रॉकडेन जो कि कोयले के सप्लायर हैं, कोल सप्लायर। इन्होंने रेलवे कंपनी के मैनेजर को एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट बना के भेजा। ब्रॉकडेन ने एक रेलवे कंपनी के मैनेजर को, रेलवे कंपनी कौन सी, ये मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, इनके मैनेजर को एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट बना के भेजा जिसमें ये लिखा हुआ है कि भाई कोयले की सप्लाई हम इस रेट पे करेंगे। अप्रूवल के लिए किसके पास गया, मैनेजर के पास। मैनेजर ने इसके ऊपर लिखा अप्रूव्ड और इस ड्राफ्ट एग्रीमेंट की कॉपी उसने अपने टेबल के दराज में रख दी, ड्रॉर में रख दी। अब आप ये बताओ कि क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्या नहीं बना, बिकॉज एक्सेप्टेंस हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड। समझ आई बात की नहीं आई बताओ। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई है तो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। आईसीआई ने इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, अपनी बुक होगी ना इसमें दिया हुआ मिलेगा शायद। अपन लास्ट में है ना, बिल्कुल एंड में। अच्छा, इसमें एक मिस्टर प्रथम करके क्वेश्चन आ रहा होगा, जिनके पास बुक है एक बार सर्च करो, मैं भी कर रही हूँ। मिस्टर प्रथम, ये आ गया, देखो मिल गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, करके जाना। एक सेकेंड में पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन मिस शकुंतला करके भी दिया हुआ है और एक मिस्टर प्रथम करके दिया हुआ है। अपनी बुक के पीछे 2 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको आंसर किसके अकॉर्डिंग लिखना है, मिस्टर प्रथम वाले के अकॉर्डिंग लिखना है, मिस शकुंतला वाले के अकॉर्डिंग मत लिखना। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम लगेंगे, लेकिन आंसर वो देना जो आईसीआई ने हमें प्रोवाइड किया है आरटीपी में लेटेस्ट। अपन ये देखेंगे। मिस्टर प्रथम है, वो एक जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया है एज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ठीक है। स्कूल में एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाए और उन्होंने भर के भेज दिया। स्कूल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम इनको अपॉइंट करेंगे। 1 मेंबर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, उसने प्राइवेटली मिस्टर प्रथम को बता दिया कि तुम्हारा नाम फाइनल किया गया है, लेकिन उसे कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन स्कूल वालों की तरफ से नहीं किया गया है। लेटर ऑन मैनेजमेंट ने अपना प्लान बदल दिया और किसी और को उसकी जगह अपॉइंट कर दिया एज अ प्रिंसिपल। अब मिस्टर प्रथम ने केस फाइल किया है, किसके अगेंस्ट, स्कूल वालों के अगेंस्ट, फॉर द कैंसिलेशन ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। और क्या मांगा है, डैमेजेस मांगे हैं फॉर द लॉस ऑफ सैलरी। स्टेट विद रीजंस। विल मिस्टर प्रथम बी सक्सेसफुल इन दिस केस? नहीं, क्योंकि इसे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं है। इनडायरेक्टली पता चला, थर्ड पार्टी से पता चला, तो इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किसके थ्रू होना चाहिए, ऑफरी के थ्रू या उसके एजेंट के थ्रू। ऑफरी के थ्रू या उसके एजेंट के थ्रू, किसी और के थ्रू आपको पता चला, भाई ये इन्फ्लुएंशियल बंदा था, स्कूल की कमेटी में इसका कोई जानकार था, उसने इसको बता दिया कि भाई तुम्हारा नाम फाइनल हुआ है, वरना इसे पता थोड़ी ना चलता। समझ आई चीज़? तो अब इसका आंसर भी पढ़ेंगे अपन, क्योंकि नया क्वेश्चन डाला है, उसके आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। एज पर द रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। कौन कर सकता है, अंडरलाइन करना, एक तो बाय ऑफरी और बाय हिज ऑथोराइज्ड एजेंट, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन बाय थर्ड पर्सन कैन नॉट बी कंक्लूडेड एज वैलिड एक्सेप्टेंस। आउटसाइडर से पता चला, प्राइवेटली पता चला, तुम्हारे सीक्रेट सोर्सेज से पता चला, उससे कोई लेना देना नहीं है। कम्युनिकेशन तो आना चाहिए ऑफरी की साइड से, या तो खुद करे या उसका
एजेंट कर रहे हैं। आगे क्या है, इन द इंस्टेंट केस मिस्टर प्रथम ने अप्लाई किया था जॉब के लिए, एक मेंबर ने उनको प्राइवेटली इन्फॉर्म किया कि तुम्हारा नाम फाइनल कर दिया है, और बाद में मैनेजमेंट ने किसी और को अपॉइंट कर दिया। क्वेश्चन की ही लैंग्वेज दी हुई है, फैक्ट्स हैं ये केस के। आगे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन एंड फैक्ट communication of appointment of Mr. Pratham should be made by whom? School management committee or their authorized agent. Communication by a third person cannot be termed as communication of acceptance. Therefore, there is no valid contract was formed. Mr. Pratham and school and Mr. Pratham cannot file a suit against the school for cancellation of the appointment. बहुत अच्छे से करके जाना, अच्छा क्वेश्चन है। अपने यूनिट थर्ड पढ़ाऊंगी ना, फॉर्मेट बताऊंगी, यूनिट थर्ड में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छी केस स्टडीज अभी नहीं आ रही कि मैं फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दूँ पूरा। यूनिट थर्ड में फॉर्मेट बताऊंगी। आंसर 3 पार्ट में जाता है, लीगल प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन। फैक्ट वही होते हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी, हर आंसर में आएगी। ये फैक्ट्स हैं इन द इंस्टेंट केस, यहाँ से लेके फैक्ट्स हैं। फिर ये नीचे वाला है तुम्हारा कंक्लूजन, ऊपर वाला क्या है, लीगल प्रोविजन। तो मैं लिखवाऊंगी फॉर्मेट आपको करना कैसे। अभी उस क्वालिटी वाले क्वेश्चन आ नहीं रहे कि अपन सेपरेट कर सके। समझ आ गया क्या बेटा? इस टॉपिक में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, तो रेडी रहना, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि ऐसा क्वेश्चन डाला जा सकता है। आज अपन यहीं तक का मैटर लेंगे, और कोई क्वेरी हो तो मुझे पूछ सकते हो आप लोग। एनीवन ऑनलाइन कोई क्वेरी है बेटा, पूछ सकते हो आप लोग। और अगर क्वेरी नहीं है तो नो क्वेरी टाइप कर दो, एक बार नो डाउट टाइप कर दो, फिर अपन क्लास वाइंड अप करते हैं। चलो, उमेश को क्वेरी नहीं है, रितिका को नहीं है, चलो ठीक है, वाइंड अप करते हैं फिर अपन, है ना। चलो।